हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं भारत और संयुक्त अरब अमीरात संबंधों के बारे में। क्योंकि अभी आपने देखा कि 19 तारीख को मतलब मंडे को संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भारत की यात्रा पर आए थे। हालांकि वो बहुत ही कम समय के लिए भारत में रुके, महज 3.5 घंटे। लेकिन 3.5 घंटे की यात्रा में बहुत सारे आर्थिक और भू रणनीतिक आयाम दृष्टिगत हुए। इस कारण से हम इन सब पर चर्चा करते हैं। ये अल नाहयान साहब हैं। अब आप देखिए कि सबसे पहले हम एज यूजुअल जैसा कि फॉर्मेट करते हैं, तो एक फॉर्मेट कर लेते हैं कि कैसे हम इसको पढ़ेंगे और इसके बाद फिर हम लोग आगे की स्थिति पर चर्चा करते हैं। और ये हमने एक टॉपिक बनाया, भारत संयुक्त अरब अमीरात वर्तमान विषय और वस्तु स्थिति पर चर्चा करेंगे, मतलब कॉन्टेक्स्ट पर देखेंगे क्या है। इसके बाद हम थोड़ा सा चर्चा दोनों देशों के संबंधों की ऐतिहासिकता पर करेंगे और फिर आज जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में दोनों देशों के संबंधों का महत्व क्या है और जो अभी अल नाहयान साहब भारत की यात्रा में आए उस दौरान कौन कौन से सहयोग और समझौते के कदम उठाए गए, उन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो वर्तमान विषय वस्तु है उसके बारे में इनकी स्थिति क्या रही, कैसे क्या क्या हुआ, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा कि आज के परिप्रेक्ष्य में जो नाहयान साहब आए 19 जनवरी 2026 को, वे केवल 3.5 घंटे रुके। इस दौरान जब उन्होंने यात्रा करी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने स्वयं जाकर के उन्हें रिसीव किया एयरपोर्ट में जाकर के। दोनों देशों के नेताओं के बीच में बहुत तमाम तरीके की बातचीत हुई। बातचीत में जैसे कि ट्रेड है, टैरिफ है, और अभी जो आप लोग चर्चा सुन रहे होंगे गजा पीस बोर्ड की, उस पर भी चर्चाएं हुई। ईरान में किस तरीके से परिस्थितियां बदल रही हैं उनके बारे में भी चर्चा हुई। तो अनेक वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। और हालांकि जैसा कि विदेश मंत्रालय ने बताया कि जो चर्चाएं हुई वो द्विपक्षीय स्तर पर कुछ ज्यादा थी, व्यापक और वैश्विक स्तर पर भी चर्चाएं हुई, लेकिन उनका डायमेंशन कुछ बहुत ज्यादा नहीं था। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा चर्चा संबंधों की इस ऐतिहासिकता के बारे में देखें कि क्या है हमारे और संयुक्त अरब अमीरात के रिलेशन पर। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन 1972 में बने थे। कूटनीतिक संबंध हुए। भारत और यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात में प्रधानमंत्री स्तर की बहुत सारी यात्राएं होती रही हैं और उन यात्राओं से दोनों देशों के बीच में संबंधों में बहुत नजदीकियां आई। 1972 में हमारे कूटनीतिक संबंध बने और उनके कुछ ही दिनों बाद वर्ष 1974 में हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने यूएई की यात्रा की। ये किसी भी प्रधानमंत्री की यूएई की पहली भारत यात्रा थी। तब यूएई एक नया राष्ट्र बना था। 1971 में ही यूएई की स्थापना हुई थी और 1972 में हमने अपने कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। 1974 में हमारी प्रधानमंत्री ने वहां की यात्रा की। इस दौरान जब प्रधानमंत्री वहां पर गई तो मेन फोकस हमारा था तेल आधारित सहयोग स्थापित करना और जो प्रवासी भारतीय हैं उनके हितों के बारे में विचार करना। इस यात्रा का बहुत प्रभाव हुआ और दोनों देशों के बीच में संबंधों में एक सकारात्मक नींव पड़ी। आगे चलकर के 1985 में 1972 के रिलेशन के बाद से 1985 में प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने यात्रा की। इस दौरान आप सभी जानते हैं कि शीत युद्ध चल रहा था और शीत युद्ध के दौरान खाड़ी क्षेत्रों में अस्थिरता विद्यमान थी। ईरान और इराक युद्ध की परिस्थितियां चल रही थी। तो ऐसी स्थिति में राजीव गांधी की यात्रा बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा, खाड़ी में भारतीय कामगारों की सुरक्षा हमारे प्रधानमंत्री का मुख्य फोकस था। ऐसी स्थिति में यूएई का जो रिलेशन का प्रभाव हुआ वो राजनीतिक संवाद की स्थिति बनी। मतलब जो हमने पेट्रोलियम से शुरुआत करी वो 1950 में राजनीतिक संवाद तक पहुंच गई।
इसके बाद वर्ष 2003 में 2003 में हमारे प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यात्रा की। ये 1985 के बाद से लंबे समय बाद की यात्रा की, मतलब लगभग 18 वर्ष बीत चुका था जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने यूएई की यात्रा की। इस दौरान फोकस था हमारा व्यापार और निवेश पर। इस दौरान आतंकवाद एक बहुत बड़ी समस्या उभर करके आई थी, तो भारतीय प्रधानमंत्री का आतंकवाद संबंधी मुद्दों पर विचार करना एक बड़ा मामला था। ऐसी स्थिति में अब 2003 में न केवल रणनीतिक आर्थिक सहयोग और आतंकवाद जैसे मुद्दे हमारे विचार विमर्श के पार्ट हो गए। कुछ ही दिनों बाद फिर 2003 के कुछ दिनों वर्ष 2010 में 2010 में प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने यात्रा की, और इस दौरान भारत की तेज आर्थिक वृद्धि आपने देखी। और ऐसी आर्थिक वृद्धि में ऊर्जा, व्यापार, वित्त, इन सभी मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। दोनों देशों के बीच में उपलब्धियां और ज्यादा बढ़ी, द्विपक्षीय व्यापार में भी तेजी आई और संबंधों में एक आर्थिक गहराई देखने को मिली। तो 2010 से लेकर के और 2015 तक ये क्षेत्र हमारे बढ़ते चले गए। 2015 के बाद से अगर हम देखें तो भारत और यूएई के बीच संबंधों को स्वर्ण काल की संज्ञा दी गई है। और ये स्वर्ण काल हमने इसलिए दिया इसको क्योंकि वर्ष 2015 से 2015 से लेकर के और आज आप 2026 में बैठे हैं, इस दौरान भारतीय प्रधानमंत्री ने लगभग 6 बार यूएई की यात्राएं की और उनके यहां से भी उनके राष्ट्रपति की यात्राएं भारत में होती रही। अगर हम 2015 से 2026 का आकलन करें कि संबंधों में क्या उन्नति हुई, तो खाड़ी में यूएई भारत का एक अहम पार्टनर बनकर के उभरा। सिर्फ इसलिए ये अहम पार्टनर नहीं बना कि वहां करीब हमारे 35 लाख भारतीय रहते हैं, बल्कि हमारे ऊर्जा कारोबार और अन्य कारोबार के लिहाज से भी यूएई एक बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्र के तौर पर आया। भारत और यूएई में कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ष 2022 में हमारा ये एग्रीमेंट जिसको सीपा कहते हैं वो हुआ और 2022 के बाद से रिलेशन बड़ी तेजी से आगे बढ़े। 2024-25 में पहली बार दोनों देशों के बीच में कारोबार $100 बिलियन को पार कर गया। कारोबार, सिक्योरिटी और एनर्जी के साथ स्ट्रेटेजिक मामलों को अगर देखें तो उन्नति हुई और इस बार जब अल नाहयान साहब भारत की यात्रा में आए हैं तो स्ट्रेटेजिक मामलों में एक अच्छी उन्नति हुई। तो वर्ष 2015 से लेकर के 2026 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अल नाहयान के पीरियड में अच्छे संबंध बने। ये जो 2015 में तक हमारे रिलेशन के 34 वर्ष बीते थे, पीएम मोदी की यात्रा हुई और उसको बड़े उल्लास से मनाया गया। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की शुरुआत वर्ष 2015 में ही हो गई। इसके बाद वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री यूएई की यात्रा में गए और वहां पर मोदी को जायद मेडल, जो उनका सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, उससे सम्मानित किया गया। वर्ष 2019 में ऊर्जा, रक्षा और निवेश तमाम तरीके के समझौतों पर हम और आगे बढ़े। वर्ष 2022 में जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीपा के बारे में व्यापार की चर्चाएं होनी शुरू हुई और हुआ। व्यापार लक्ष्य 2024-25 में $100 बिलियन को पार हो गया। 2023-24 में हम बहुपक्षीय रणनीतिक साझेदारी की तरफ आगे बढ़े और I2U2 एग्रीमेंट हुआ जिसमें भारत भी शामिल हुआ। इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए इन्होंने मिलकर के एक संगठन का निर्माण किया जिससे हमारे रिलेशन न केवल द्विपक्षीय बल्कि बहुपक्षीयता की तरफ आगे बढ़ना शुरू हो गए। इसी दौरान वर्ष 2023-24 में डिजिटल भुगतान, जिसको रुपे कार्ड हम कहते हैं, फूड कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर कोऑपरेशन और IMEC मतलब इंडिया और मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर समन्वय को आगे बढ़ाया गया। तो कुल मिलाकर के ये जो फेज हमारा और यूएई के बीच में रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण फेज रहा। इस दौरान अगर अब पूरा कंक्लूजन हम करें दोनों देशों के बीच में संबंधों का,
तो शुरुआती दौर में हमारा फोकस ऊर्जा और प्रवासी भारतीय हुआ करता था। 1972 से लेकर के और वर्ष 2000 तक हमने ऊर्जा और प्रवासी भारतीयों पर फोकस करके अपनी रणनीतियां बनाई, लेकिन वर्ष 2000 के बाद से इन क्षेत्रों के साथ में शामिल हो गया आपका प्लस हो गया 2000 के बाद से व्यापार प्लस सुरक्षा। मतलब अब 4 हमारे पास डायमेंशन हो गए, एनर्जी, इंडियन डायस्पोरा, ट्रेड प्लस सिक्योरिटी। इसके बाद अब अगर इस एज में देखा जाए वर्ष 2015 से लेकर के और 2026 के बीच में, तो इसमें बहुत सारी चीजें शामिल हुई। जैसे रणनीतिक स्तर पर हम आगे बढ़ने लगे, हमारे रिलेशन मल्टी डायमेंशनल होने लगे, जैसा कि I2U2 और IMEC में मैंने आपको बताया। दोनों देशों के बीच में भू राजनीतिक स्थितियां बनने लगी और अब भारत और यूएई के बीच में चाइना, पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट के विषयों को शामिल किया जाने लगा। और आज अगर आप देखें तो दोनों देशों के बीच संबंध केवल द्विपक्षीय नहीं है, बल्कि हम इंडो पैसिफिक और वेस्ट एशिया रणनीति में अहम भागीदारी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से आप देखिए कि वर्ष 1972 से लेकर के और 2026 तक निरंतर हमारी और यूएई के बीच में साझेदारी बहुत तेजी से बढ़ती रही। अब हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि यूएई हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों हमारे रिलेशन उसके साथ बड़ी तेजी से आगे बढ़े। इन महत्वों के बारे में अगर चर्चा की जाए तो बहुत सारे पार्ट में हम बांट करके देख सकते हैं। जैसे कि कुछ पार्ट में मैंने बांट करके आपको यहां पर बताया। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, एनर्जी कोऑपरेशन, रक्षा सुरक्षा, सामाजिक और आर्थिक सांस्कृतिक, प्रवासी भारतीय और भू रणनीति। ये सारे के सारे डायमेंशन हैं जिन पर हम लोग आज बात कर रहे हैं। सबसे पहले एक एक करके हम चर्चा करते हैं और बात करते हैं यूएई भारत के परिप्रेक्ष्य में और भारत यूएई के परिप्रेक्ष्य में आर्थिक दृष्टिकोण से कैसे महत्व रखते हैं। आर्थिक एवं निवेश दोनों देशों की रणनीतियां हैं और यूएई का उद्देश्य भारत को दीर्घकालिक निवेश गंतव्य के रूप में मजबूत करना है। इसलिए आज यूएई का हमारे क्षेत्र में फोकस का दायरा बढ़ रहा है। जैसे कि आज आप देखें यहां पर तो इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, नवीकरण ऊर्जा में हम और यूएई साझेदारी कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी में। इसके बाद फिनटेक और डिजिटल भुगतान में भी हम आगे बढ़े। दोनों देश सेमीकंडक्टर और लॉजिस्टिक सपोर्ट में भी आगे बढ़ रहे हैं। वर्ष 2022 में सीपा कर चुके हैं, जिसको जमीनी स्तर पर धीरे धीरे उतारा जा रहा है। मतलब कुल मिलाकर के अगर हम आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो भारत और यूएई अब पोस्ट ऑयल फ्यूचर पर काम कर रहे हैं। सिर्फ हमारे संबंध अब तेल के नहीं रह गए, इसलिए मैंने इसे नाम दिया पोस्ट ऑयल फ्यूचर। दोनों देश अपने अर्थव्यवस्था में पोस्ट ऑयल फ्यूचर की तलाश कर रहे हैं। दूसरी बात अगर देखी जाए ऊर्जा सुरक्षा और ट्रांजिशन को लेकर के, तो ऊर्जा सुरक्षा और ट्रांजिशन में पारंपरिक तेल, गैस, ये तो हमारे समझौते निरंतर आगे बढ़ भी रहे हैं और मैं बताऊंगा कि इस बार भी समझौते हुए हैं। हम ग्रीन एनर्जी, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, हाइड्रोजन कॉरिडोर, यूएई भारत को ऊर्जा का भरोसेमंद बाजार समझता है और भारत भी यूएई को एक स्थिर उपभोक्ता के तौर पर देखता है जो अपनी वस्तुओं को यूएई तक पहुंचा सकता है। तो ऊर्जा क्षेत्र में भी हमारे रिलेशन बहुत बढ़िया है। इसके बाद अगर हम तीसरे नंबर पर रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में देखें तो वर्ष 2015 से अब तक इस क्षेत्र में भी काफी तरक्की हुई है। अब दोनों देश समुद्री सुरक्षा, मतलब एक इंडियन ओशन रीजन, इस पर विचार कर रहे हैं। आतंकवाद विरोधी गतिविधियों पर भी हमारे बातचीत होती है। रक्षा उत्पादन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हम एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। विशेष रूप से पाकिस्तान की जो आज घटती हुई प्रासंगिकता है उसको यूएई बहुत नजर से देख रहा है और उस स्थिति में उसका भारत के साथ में शामिल होना एक बड़ा लक्ष्य है। अफगानिस्तान के बाद आप देख लीजिए, अफगानिस्तान में भी जो क्षेत्रीय स्थिरता उत्पन्न हुई उससे भी
यूएई का झुकाव भारत की तरफ होगा। समुद्री मार्गों, जिनको सी लेन ऑफ द कम्युनिकेशन कहा जाता है, उनकी सुरक्षा के लिए भी यूएई भारत के साथ जुड़ना चाहता है। चौथे नंबर पर बात आती है सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व की। तो इस क्षेत्र में भी हमारे और यूएई के बीच में अच्छे संबंध हैं, जैसा कि आपने पहले ही देखा कि भारत ने वहां पर एक मंदिर का निर्माण करवाया है, जिससे सांस्कृतिक संबंध और जो भी हमारे देश में समस्याएं चलती थीं पैन इस्लामिक आइडियोलॉजी को लेकर के, उसको दूर करना और जो संगठन चरमपंथिता को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे उसको मेल्ट करना भारत का लक्ष्य था। इसलिए भारत ने वहां पर उनके साथ मिलकर के एक मंदिर का निर्माण करवाया। इसके बाद प्रवासी भारतीय एक बड़ा टारगेट रहा है हमारा, शुरू से ही आप देख रहे हैं, जब से ही हमारे रिलेशन उनके साथ शुरू हुए। और आज आप देखें कि 35 लाख से अधिक इंडियन डायस्पोरा यूएई में रहता है। इसका मतलब है कि इंडिया को वहां से एक बड़ा रेमिटेंस प्राप्त होता है। स्किल्ड वर्कफोर्स अब हम वहां पर भेज रहे हैं। ऐसी स्थिति में सामाजिक स्थिरता का होना बहुत जरूरी है। तो सामाजिक, सोशल और कल्चरल रिलेशंस भी बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। दोनों देशों ने अब आगे बढ़कर के एक नॉलेज पैटर्न पर काम करना शुरू कर दिया है। मतलब जहां पहले आप देखते थे कि भारत एक लेबर सप्लायर के तौर पर काम करता था, अब भारत एक नॉलेज पार्टनर के तौर पर यूएई के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंस उनके साथ हैं। और जो आज के परिप्रेक्ष्य में छठवां सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस है, वो है जियोपॉलिटिक्स और जियो स्ट्रेटजी का इंपॉर्टेंस। जियोपॉलिटिक्स और जियो स्ट्रेटजी में हम अब दोनों देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस क्षेत्र में अगर मैं आपको बताऊं तो कई बिंदु मैंने यहां पर तैयार किए हैं, जिनके आधार पर हमें एक दूसरे के साथ में काम करना है। ये सारे कंटेंट्स दिए भू रणनीतिक दृष्टिकोण से कई पार्ट में आप इसको देख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहली बात आती है खाड़ी क्षेत्र को लेकर कि खाड़ी क्षेत्र में शक्ति संतुलन को स्थापित करना कैसे संभव है और किस तरीके से हमें काम करने की आवश्यकता है। खाड़ी क्षेत्र में भारत अब यूएई को अपनी तरफ और यूएई भारत को अपनी तरफ लेना चाह रहा है, जिसका कारण यह है कि चीन इन दिनों पूरे मध्य पूर्व पर अपना प्रभाव बनाने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि पाकिस्तान की स्ट्रेटजी अब मार्जिनलाइज्ड हो रही है। जो एक मुस्लिम कार्ड को लेकर के पाकिस्तान पूरे मध्य पूर्व में घुस रहा था और घुसा हुआ था, वो अब वहां पर कार्ड उसका चल नहीं पा रहा है। तो खाड़ी क्षेत्र में एक शक्ति संतुलन की स्थिति आई। डायमेंशन समझिए आप, पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट धीरे धीरे कम हो रहा है, वो स्ट्रेटेजिक मार्जिनलाइज्ड की तरफ जा रहा है। चीन वहां कोशिश कर रहा है, अमेरिका के डोमिनेंस पर अब प्रश्न चिन्ह लगना शुरू हो गया है। तो ऐसी स्थिति में भारत भी वहां कोशिश करेगा कि कैसे हम खाड़ी क्षेत्रों में अब आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा, आप I2U2 समूह की मजबूती देख सकते हैं, जिसमें इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए, ये दोनों एक मल्टीलैटरल ग्रुपिंग्स या रीजनल ग्रुपिंग्स की तरफ जा रहे हैं। जो अभी अल नाहयान साहब भारत की यात्रा में आए, वो भारत को पश्चिम एशिया में एक गेटवे पावर के तौर पर स्थापित करने का प्रयास था। आर्थिक तकनीकी गठजोड़, सैन्य गुटबंदी इस क्षेत्र में प्रभावी होगी। मतलब I2U2 अगर मजबूत होता है तो इससे हमें भी स्थितियां अच्छी मिलेंगी। इसके बाद तीसरा जियोपॉलिटिक्स इंपॉर्टेंस है। इंडो पैसिफिक में भारत की भूमिका को देख करके यूएई भारत की तरफ आकर्षित हुआ है। अब इंडो पैसिफिक में अगर आप देखें तो यूएई अब केवल खाड़ी क्षेत्र तक अपनी रणनीति को सीमित नहीं रखना चाहता। उसका उद्देश्य है कि रेड सी में और इंडियन ओशन पर भी अपना प्रभाव बढ़ाओ। और अगर वो इंडियन ओशन पर स्पेशली अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहता है या इंडियन ओशन पर अपनी रणनीति रखता है तो उसे भारत के साथ सहयोग चाहिए होगा। ऐसी स्थिति में भारत रेड सी को लेकर के यूएई के साथ जाना चाहेगा और यूएई इंडियन ओशन को लेकर के भारत के साथ आना होगा। और इन दोनों के मामले में इंडो पैसिफिक में एक स्टेबिलिटी प्रोवाइडर के तौर पर वो भारत को देखता है। वहीं पर अगर हम चौथा डायमेंशन देखें, चीन पाक एक्सिस,
ये क्या मैसेज दे रहा है? चीन सीपैक प्रोजेक्ट को लेकर के पूरी दुनिया में प्रभावी होने की कोशिश कर रहा था, हालांकि यूएई सीपैक को लेकर के इतना संवेदनशील नहीं रहा और सीपैक से वो दूरियां बनाने की कोशिश कर रहा है। चीन का जो डेप्थ डिप्लोमेसी है उससे भी यूएई आशंकित रहता है। तो ऐसी स्थिति में यहां का फायदा भी भारत को मिल सकता है। 5वें नंबर पर हम इस्लामिक दुनिया में भारत की स्वीकार्यता अब बढ़ रही है। यूएई जैसे प्रभावशाली इस्लामिक देश अब भारत को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। ओआईसी के भीतर भारत विरोधी विमर्श अब उस चीज को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा है। अब इंडिया एज ए सिविलाइजेशन पार्टनर के तौर पर भी आगे बढ़ रहा है। तो आप ये देखिए कि इस तरीके से हम इस्लामिक दुनिया में भी धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं। छठवीं बात जो मैंने आपको, एक मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी है, उसको इस समय बल मिल रहा है। इन सब बातों के साथ अगर वर्तमान जियो स्ट्रैटेजिक स्थिति को देखा जाए, वर्तमान भू रणनीतिक घटनाक्रम जो अभी पिछले 3-4 महीने के दौरान हुए हैं, या आप मान लें कि वर्ष 2025-26 के दौरान जो घटनाक्रम हुए हैं, उनको लेकर के भारत और यूएई के बीच में नजदीकियां बढ़ना बहुत आवश्यक था और इसलिए दोनों देशों के बीच संपर्क बढ़ रहे हैं। वर्ष 2025 में आप देखें कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में एक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था। सऊदी अरब और पाकिस्तान डिफेंस डील हुई। इसी तरीके से सऊदी अरब और यूएई के बीच में अभी एक यहां इस एरिया में तनाव भी उत्पन्न हुआ। इंडिया और पाकिस्तान के बीच तनाव लंबे समय से चल रहा है। वर्ष 2016 से लगभग निरंतर बिना ब्रेक लिए हुए स्ट्रेस बना हुआ है। इंडिया और यूएई के बीच में नजदीकी बढ़ रही है। इन चारों डायमेंशन को अगर एक साथ देख करके, एक साथ रख करके देखा जाए तो स्थितियां बिल्कुल स्पष्ट हो रही हैं कि भारत और यूएई का नजदीक आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। एक एक करके अगर हम इन सबको ध्यान में रख करके काम करें, चार डायमेंशंस को, सऊदी पाकिस्तान डिफेंस डील, सऊदी यूएई तनाव, इंडिया पाक तनाव और इंडिया और यूएई के बीच में बढ़ रही नजदीकियां जो $100 बिलियन तक का व्यापार हो गया है। तो ये जो तीन चीजें, अब इन तीन को ध्यान रखो क्योंकि ये तो उसका रिजल्ट है ना, इंडिया यूएई नजदीकियां उसका परिणाम है। तो इन तीन बातों को ध्यान में रखिए। सऊदी अरब पाकिस्तान रक्षा समझौता, सऊदी अरब संयुक्त अरब अमीरात के बीच में टेंशन और भारत और पाकिस्तान के बीच में लंबा तनाव, इन तीनों को जोड़ करके अगर देखा जाए तो वेस्ट एशिया में नेतृत्व की प्रतिस्पर्धा चल रही है, विशेषकर सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में। वहीं साउथ एशिया में अगर देखा जाए तो सुरक्षा अस्थिरता विद्यमान है। आप पूरे अपने पड़ोसी देशों को देखिए, सभी में सुरक्षा और अस्थिरता की स्थितियां हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो नेपाल हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, मालदीव हो, म्यांमार हो, सभी जगह पूरे के पूरे दक्षिण एशिया में एक अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है। ऐसी स्थिति में जब वेस्ट एशिया मतलब मध्य पूर्व में यूएई और सऊदी अरब के बीच में तनाव आया तो स्वभावतः ये दोनों देश चाहेंगे कि मिडिल पावर्स कौन होगा, मध्य पूर्व की एक उभरती हुई शक्ति कौन होगी, और मध्य पूर्व की उभरती शक्ति बनने के लिए इन्हें मल्टी अलाइनमेंट की नीति को अपनाना पड़ेगा। उस मल्टी अलाइनमेंट में ये भारत के साथ, क्योंकि दुनिया के पावर्स को देखेंगे तो भारत के साथ आना भी इनका स्वाभाविक बनता है। तो एक डायमेंशन हम यहां पर देख करके चल सकते हैं कि भारत के साथ आना इनका स्वाभाविक है, फर्स्ट डायमेंशन। दूसरी बात, अगर हम सऊदी और पाकिस्तान डिफेंस एग्रीमेंट को लेकर के एक्सक्लूसिव हो जाएं तो उसका रिजल्ट आप ये देख लीजिए कि जो सऊदी अरब है, सऊदी अरब और पाकिस्तान का डिफेंस डील, ध्यान रहे संयुक्त अरब अमीरात नहीं, सऊदी अरब। अब यहां पर सऊदी अरब का पाकिस्तान से डिफेंस डील करने का उद्देश्य क्या है? स्पष्ट है कि ईरान पृष्ठभूमि में तनाव बढ़ रहा है। सऊदी अरब और ईरान भले ही कुछ दिनों से चाइना के मध्यस्थता के कारण नजदीक आए हों, लेकिन यह लंबा तनाव है और इतनी आसानी से दूर होने वाला नहीं है।
तो ईरान पृष्ठभूमि तनाव है। ऐसी स्थिति में सऊदी अरब चाहेगा कि अगर ईरान के साथ मेरा कोई तनाव बढ़ता है तो पाकिस्तान मेरे साथ होना चाहिए। दूसरा, सऊदी अरब का उद्देश्य इस एग्रीमेंट में रहा है रेड सी या वो जो लेवेंट का एरिया है वहां पर उत्पन्न हो रही अस्थिरता। अगर आप लेवेंट एरिया की अस्थिरता को देखिए तो ये पूरा का पूरा लेवेंट एरिया है और यहां पर अस्थिरता विद्यमान है। यूएस पर अब सऊदी अरब अपनी निर्भरता को भी घटाना चाहता है। मैंने आपको बताया कि यूएस डिपेंडेंसी को कम करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में सऊदी अरब चाहेगा कि सेकेंडरी सिक्योरिटी पार्टनर हो। अब सऊदी अरब का सेकेंडरी सिक्योरिटी पार्टनर जो कि शक्तिशाली परमाणु शक्ति संपन्न है वो पाकिस्तान है। आप सभी जानते होंगे पाकिस्तान पूरे के पूरे मुस्लिम विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है क्योंकि एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश है। तो सऊदी अरब का उद्देश्य अगर देखें पाकिस्तान के साथ डील करने का तो दो तीन बातें स्पष्ट होती हैं। ईरान का तनाव, रेड सी, लेवेंट एरिया टेंशन और यूएस पर निर्भरता को कम करना। वहीं पर अगर हम चर्चा करें कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ इतनी बड़ी डील क्यों की, तो वही बात, एक कटोरा है उनके पास। अब वो कटोरा कहां कहां लेकर के जाएं। पाकिस्तान तो ऐसे दरवाजे ढूंढता है ना जहां पर उसका कटोरा में कुछ खनखनाहट की आवाज आए। मतलब सऊदी अरब के साथ डिफेंस डील करने का मतलब आर्थिक संकट में काम करना, और आर्थिक संकट में कूटनीतिक सैन्य मतलब डिफेंस स्ट्रेटजी एक ऑक्सीजन का काम करती है। तो पाकिस्तान का उद्देश्य यह है कि इनको सुरक्षात्मक समझौता के तहत शामिल किया जाए ताकि इनसे कुछ चंदा उधार ले लिया जाए। एक लक्ष्य उसका यह है। दूसरा, पाकिस्तान का लक्ष्य है कि पारंपरिक समर्थकों से संसाधन और मान्यता प्राप्त रहे। तो ये दोनों के अलग अलग लक्ष्य गोल्स हैं। अब इन दोनों गोल्स में अगर देखा जाए तो सऊदी अरबिया अब एक आइडियोलॉजिकल ब्रदरहुडनेस में नहीं रहना चाहता। अब उससे आगे बढ़कर के वो एक ट्रांजिशनल सिक्योरिटी पार्टनरशिप्स की तलाश कर रहा है जहां उसको पाकिस्तान दिखाई दिया, और ऐसी स्थिति में यूएई के अंदर एक टेंशन पैदा होगा और यूएई किसकी तरफ आएगा, वो भारत की तरफ आएगा। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि भारत और पाकिस्तान का झगड़ा यूएई और सऊदी अरब के बीच झगड़े में भी समामेलित हो जाए। मतलब भारत और पाकिस्तान की प्रतिद्वंदिता इस सिचुएशन में स्वतः ही एक प्रकार से सऊदी कैलकुलस में फिट हो रही है। तीसरा, अगर हम मुद्दा देखें जो अभी हमने चर्चा की तीन बातों पर, सऊदी तनाव हमने देख लिया। अब सऊदी और यूएई के बीच में मतभेद का डायमेंशन अगर देखा जाए, जो सऊदी और यूएई के बीच में तनाव उत्पन्न हुआ, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण मुझे दिखाई दे रहा है कि ओपेक प्लस में उत्पादन एवं उसका कोटा निर्धारण का मतभेद, इसको लेकर के दोनों देशों में मतभेद बहुत लंबे समय से चला आ रहा है कि कैसे उत्पादन और कितना कोटा होना चाहिए। दूसरा, सऊदी अरब और यूएई के बीच में टेंशन का कारण रेड सी है। तीसरा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। रेड सी और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाना। और चौथा महत्वपूर्ण बात है कि लीडरशिप ऑफ द अरब वर्ल्ड, अरब विश्व का कौन नेता होगा, इसको लेकर के दोनों संघर्ष कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति का कंक्लूजन यह निकलता है कि गल्फ अब एक यूनिपोलर नहीं रहा। जो पहले होता था ना कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात एक मंच में बैठकर एक जैसी बातें किया करते थे, अब ऐसी स्थिति नहीं है। अब यूएई एक स्वतंत्र जोखिम संतुलन, मतलब एक तरीके से जिसको रिस्क हीडिंग कहा जाता है, उस नीति के आधार पर यह आगे चलना चाहता है। अब हम चर्चा कर लें भारत और पाकिस्तान के तनाव को लेकर के, तो यहां पर भारत भी चाहेगा मध्य पूर्व में, जो अभी आपने कुछ दिनों पहले ऑपरेशन सिंदूर देखा, उसको लेकर के ऑपरेशन सिंदूर महज एक बायलैटरल एक्सेलरेशन नहीं है, इसका बड़ा व्यापक अर्थ है।
जो लोग ये समझ रहे हो कि ऑपरेशन सिंदूर एक महज बायलैटरल एस्केलेशन है, भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़ा है, इसका बड़ा दूरगामी परिणाम दिखाई दे रहा है और आगे भी बढ़ेगा। इस ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने यह दुनिया को संदेश दिया है कि भारत एक सीमित, सटीक और वृद्धि नियंत्रित प्रतिक्रिया की तरफ आगे बढ़ रहा है। मतलब एक लिमिटेड, प्रिसाइज्ड एस्केलेशन कंट्रोल्ड रिस्पॉन्स है। ऐसी स्थिति को देखते हुए गल्फ के या सभी अरब देशों की नजरें भारत की तरफ आएंगी और वो देखेंगे। मतलब गल्फ देशों के लिए भारत ने एक संकेत दिया है कि आप लोग हमारी तरफ देखो, क्योंकि हम एक प्रेडिक्टेबल सिक्योरिटी एक्टर हैं, हम एक अनुमानित सुरक्षा अभिनेता हैं। दूसरी तरफ इस ऑपरेशन सिंदूर ने यह भी बता दिया है कि जो आप पाकिस्तान की तरफ देख रहे थे वो एक प्रकार से एक एपिसोडिक इनस्टेबिलिटी वेक्टर है। मतलब भले ही आप उसकी प्रासंगिकता पर नजर डालें, लेकिन वो एक अस्थिरता का आधार है। एपिसोडिक इनस्टेबिलिटी वेक्टर का आशय अगर समझाता है तो यह कहा जाता है कि ऐसा देश या ऐसा कोई एक्टर जो क्षेत्र में समय समय पर अचानक ऐसी घटनाएं पैदा करता है जिससे क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय अस्थिरता उत्पन्न होती है। तो पाकिस्तान के बारे में अब मध्य पूर्व में यह एक नजरिया बन रहा है कि यह एक एपिसोडिक इनस्टेबिलिटी वेक्टर है और इससे जितनी दूरियां बनाई जाए उतना ही बढ़िया है। तो दोनों के डायमेंशन चेंज हो रहे हैं। मतलब भारत के बारे में यह एक ओपिनियन बनाया जा रहा है कि भारत एक प्रेडिक्टेबल सिक्योरिटी एक्टर है, और पाकिस्तान के बारे में यह ओपिनियन बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान एक एपिसोडिक इनस्टेबल वेक्टर है। इन सारी बातों को देखते हुए सऊदी अरब के अल नहयान का भारत आना तो तय था ही। ये जो सारी परिस्थितियां आपको मैंने बताई वो स्पष्ट कर रही थी कि उनको आना ही आना है, और वो आए। भले ही वो 3.5 घंटे रुके, लेकिन इस 3.5 घंटे में उन्होंने बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों को और ऐसी स्थितियों का संकेत दिया। बहुत सारे ऐसे समझौते हमारे देश के बीच में उनके साथ में हुए, जिनको हम लोग चर्चा कर लेते हैं थोड़े थोड़े रूप में। जो भी जियो स्ट्रेटजी हमने देखी, यहां पर आप देखिए कि सभी क्षेत्रों को टच किया गया है, चाहे ऊर्जा हो, परमाणु ऊर्जा हो, रक्षा, व्यापार, निवेश, अंतरिक्ष, एग्रीकल्चर, फूड, तकनीकी, शिक्षा, संस्कृति, एक एक करके चर्चा की जाए। अगर सबसे पहले हम ऊर्जा के बारे में देखें तो ऊर्जा में एलएनजी मतलब तरलीकृत प्राकृतिक गैस आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं दोनों देशों के बीच में। दोनों देशों के बीच यह समझौता हुआ है कि यूएई भारत को सालाना वार्षिक स्तर पर 5 लाख मीट्रिक टन एलएनजी मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस सप्लाई करेगा प्रति वर्ष 5 लाख टन। यूएई अब भारत को एक एलएनजी सप्लाई करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। और ये जो एग्रीमेंट हुआ है, ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और यूएई की एक कंपनी है एडीएनओसी गैस, उसके बीच में यह समझौता हुआ है। और वर्ष 2028 से यह समझौता अपना व्यवहारिक रूप धारण कर लेगा। आगे आने वाले 10 वर्षों के लिए 5 लाख टन मतलब 0.5 मिलियन टन वार्षिक एलएनजी सप्लाई यूएई भारत को करेगा। इसको लेकर के दोनों देशों के बीच में एक सेल्स एंड परचेस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हो गए हैं। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा तो मजबूत होगी ही होगी। दूसरा अगर हम देखें तो दोनों देशों ने परमाणु ऊर्जा को लेकर के भी परमाणु ऊर्जा की तकनीकी को लेकर के भी विचार विमर्श किया। दोनों देशों ने शांति अधिनियम पर सहमति व्यक्त की है। शांति अधिनियम मतलब
सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, इसके पारित हो जाने से नागरिक परमाणु सहयोग पर भी हमारी चर्चा आगे और बढ़ेगी। इस समझौते के तहत मतलब न्यूक्लियर और उभरती ऊर्जा तकनीकी के तहत बड़े रिएक्टर और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स पर काम किया जाएगा। यह भारत की ऊर्जा स्थिति और स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों के लिए एक रणनीतिक कदम के तौर पर देखा जाना चाहिए। तीसरी बात अगर हम देखें रक्षा के क्षेत्र में, तो दोनों देशों ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी का एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है, मतलब एक लेटर ऑन इंटेंट पर हस्ताक्षर हुए हैं हमारे। इससे क्या होगा कि दोनों देशों ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी बढ़ाने में अपनी भूमिका को स्पष्ट कर दिया है और दोनों देशों का लक्ष्य है रक्षा औद्योगिक सहयोग, प्रशिक्षण, आतंकवाद रोधी तकनीकी पर सहयोग स्थापित करना, साइबर क्राइम पर इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना। हमारे जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिश्री साहब, उन्होंने कहा था कि भारत और यूएई के बीच में एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप के लिए समझौते फ्रेमवर्क पर विचार विमर्श शुरू हुआ है और इसी के लिए हमने एक लेटर ऑन इंटेंट पर हस्ताक्षर किया है। इसके बाद चौथी बात आती है ट्रेड की, व्यापार। दोनों देशों ने वर्ष 2032 के लिए 200 अरब डॉलर तक का लक्ष्य रखा है। 100 बिलियन डॉलर का तो अभी हम कर रहे हैं, 200 अरब डॉलर का लक्ष्य रखा है, मतलब 2032 तक भारत और यूएई का व्यापार 2 गुना हो जाएगा। और 2022 में जो सीपा हुआ हमारा कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, उसको धीरे 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 आगे ले जाने पर काम किया जाएगा। अगर इन्वेस्टमेंट की तरफ बात की जाए, पांचवी बात निवेश, तो अभी इस यात्रा के दौरान धोलेरा में, धोलेरा जो कि गुजरात का एक शहर है और टेक्निकल शहर बनाने पर काम किया जा रहा है, वहां पर एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन बनाने को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। इस समझौते के तहत यूएई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, पायलट प्रशिक्षण स्कूल, एमआरओ जैसी सेवाएं उपलब्ध करवाएगा। स्मार्ट टाउनशिप डेवलप किए जाएंगे दोनों देशों के सहयोग से। रेलवे और ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम किया जाएगा। तो एक प्रकार से धोलेरा में यूएई की भागीदारी से स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन बनाने में हमें और मजबूती मिलेगी। इससे बहुत सारी चीजें आएंगी, जैसे कि पायलट ट्रेनिंग है और इन तमाम चीजों को आगे बढ़ाया जा सकेगा। दोनों देशों ने स्पेस क्षेत्र में भी काम किया है और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए दोनों आगे बढ़े हैं, जिससे कि अंतरिक्ष अवसंरचना है, उपग्रह है। दोनों देश अंतरिक्ष संयुक्त उपग्रह संयुक्त मिशन चलाएंगे, प्रशिक्षण, लॉन्चिंग सुविधाएं, इन सब पर काम करेंगे। तो अभी जो हमारे विदेश सचिव हैं, उन्होंने स्पष्ट किया आगे चल करके कि डिफेंस के अलावा स्पेस सेक्टर में इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, मतलब आईएन स्पेस, और यूएई की स्पेस एजेंसी है, उसके बीच में एक स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में सहयोग स्थापित किया गया है और उसके व्यवसायीकरण को लेकर के दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए एक लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर हुआ है, जिसके तहत प्रक्षेपण के लिए नए कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे, सैटेलाइट बनाने की इकाइयां स्थापित की जाएंगी, ये सारे काम वहां पर होंगे। इसके बाद एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी पर भी बातचीत हुई, सहयोग हुआ है, समझौता ही हुआ है। यहां पर तो भारत से यूएई को खाद्य और कृषि उत्पादों के निर्यात को भी बढ़ावा देने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है। इससे भारत के किसानों को भी लाभ मिलेगा और यूएई में खाद्य सुरक्षा की आपूर्ति मजबूत हो सकेगी। अगर हम टेक्नोलॉजिकल दृष्टिकोण से देखें तो दोनों देशों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, डेटा सेंटर और यहां तक कि दोनों सुपर कंप्यूटिंग सहयोग को भी बढ़ा रहे हैं, मतलब सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर्स के विकास पर भी साझेदारी को आगे बढ़ाने का काम किया गया। शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में भी काम हुआ है। इस क्षेत्र में आप देखिए कि
छात्र विनिमय, तकनीकी प्रशिक्षण, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना, भारत में विश्वविद्यालयों और यूएई में भारतीय शैक्षणिक संस्थानों के विस्तार पर भी विचार विमर्श किया गया है। आबू धाबी में एक हाउस ऑफ इंडिया बनाने पर भी बात हुई है। हाउस ऑफ इंडिया जो क्या काम करेगा, जो वहां पर सांस्कृतिक जगह खोजेगा, एक हाउस ऑफ इंडिया, एक कल्चर हब होगा वहां पर, और यहां पर भारतीय कला, धरोहर, पुरातत्व विश्लेषण, इन सब के बारे में वहां पर काम किया जाएगा। तो इस तरीके से इस यात्रा से आप देखिए कि ये सारे रिजल्ट निकल करके सामने आए। मतलब दोनों देशों के बीच में ये यात्रा न केवल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए आगे आ रही है, बल्कि दोनों देशों के बीच में भू रणनीतिक क्षेत्र में भी एक सक्रिय भागीदारी करेगी। मतलब स्पष्ट है कि अब भारत और यूएई के बीच संबंध केवल द्विपक्षीय नहीं रहे, बल्कि भविष्य की वैश्विक व्यवस्था में दोनों देश आगे बढ़ेंगे। भारत अब केवल एक रीजनल पावर नहीं है, बल्कि भारत एक प्रेफर्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुका है यूएई का। भारत और यूएई नजदीकी को अगर आप देखें तो सऊदी पाकिस्तान डिफेंस अलाइनमेंट और गल्फ रिवेलियंस से अलग करके आप नहीं देख सकते, इसको शामिल करके ही देखा जा सकता है। और ये वेस्ट एशिया में या वेस्ट साउथ एशिया के बीच में उभरते न्यू स्ट्रेटेजिक जियोमेट्री का एक हिस्सा है, जहां भारत सिक्योरिटी कंज्यूमर नहीं है, बल्कि भारत एक स्टेबिलिटी प्रोवाइडर के रूप में आगे बढ़ रहा है। ठीक, तो ये एक चर्चा की हमने। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अगर कोई प्रश्न इसमें पूछना चाहें या कोई आप ऐसी चीजें करना चाहें तो कमेंट में जाकर के आप इस पर अपने विचार प्रकट कर सकते हैं और हम उन विचारों पर और आगे चर्चा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।